नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज अपन बात करेंगे मैथ की। ठीक है, मेरा नाम मनीष सोनी है, मैथ पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आज स्टार्टिंग करते हैं अपन मैथ के स्टार्टिंग से, टॉपिक शुरुआत से कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। और देखिए मेन चीज़ है हमने कंपटीशन के लिए कि हमारा जो ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन में आपको केवल टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, बस कि टाइमिंग के हिसाब से ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी, क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं कि आप दिए गए टाइम में कर लीजिए। एसएससी आपको 35-40 सेकंड देती है एक क्वेश्चन को करने के लिए, आप आराम से 35-40 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए सर जी मैथ की बात करते हैं। तो मैथ का हमने डिवाइडेशन कर रखा है कुछ हिस्सों में, बांट रखा है गणित को किस हिस्से में। जैसे पहला हम बात करेंगे सर अंक गणित की। ठीक है, अर्थमेटिक पोर्शन, जो अंक गणित वाला पोर्शन है उसकी बात करेंगे। अंक गणित के बाद दूसरा जो पोर्शन है उसकी बात कर लेंगे सर हम बीज गणित। बीज गणित की, बीज गणित के अलावा अपन ले लेंगे सर इसमें तीसरा पोर्शन रेखा गणित। ठीक है, रेखा गणित के बाद अपन इसमें चौथा जो पोर्शन है वो अपना जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन है। ठीक है, एडवांस मैथ वाला जिसमें अपना त्रिकोणमिति है, आपका ज्यामिति है, वो सारी चीजें हैं उनको अपन ले लेंगे। तो चलिए यहां से स्टार्टिंग कर लेते हैं एक बार। देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित की आन बान शान, मतलब गणित की जान। और गणित की जो जान बसती है वो बसती है नंबर्स में, मतलब संख्याओं में। संख्याएं अगर आपको प्रॉपरली आती हैं, संख्याओं के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप गणित में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और याद रखना आज हम बात कर रहे हैं जो मैथ की जान है। ठीक है, जो मैथ के लिए स्पेशल टॉपिक है, जिसके बिना गणित है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम देंगे कंपटीशन का, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप देखेंगे वहां संख्या पद्धति, इट मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं सर। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो सुन लीजिए। हम इसमें सबसे पहला जो हिस्सा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे नाम से स्टार्ट हो रहा है संख्या पद्धति, तो पहले पढ़ेंगे संख्याएं। ठीक, संख्याएं पढ़ने के बाद फिर अपन आगे चलेंगे। तो संख्याओं के बाद क्या क्या चीजें आएंगी, संख्याएं कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, संख्याओं को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, कौन सी क्या होती है ना, कौन सी क्या नहीं होती है, वो सारी बातें। फिर संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे 1 से लेकर के 150 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है ना। 1 से लेकर 75 तक आने वाली विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। 512 से लेकर 1321 तक आने वाली सम संख्याओं का योगफल कितना होता है। ऐसे प्रश्न पहाड़ों का, गुणजों का, वर्गों का, घनों का योगफल की बात करेंगे। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा संख्याएं समझा देता हूं। देखिए मैंने यहां लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, ये क्या है सर, ये है अंक। क्या है ये, अंक है, इनको बोलते हैं अंक, डिजिट। और ये जो अंक है, इन अंकों को याद रखना, आरपीएससी फर्स्ट ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये जो अंक है ना सर, इन अंकों को क्या कहते हैं भारत में, तो इनको कहा जाता है हिंदसा। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को हिंदसा कहा जाता है। 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को क्या कहा जाता है, हिंदसा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी खोज जो है वो इंडिया में हुई है, भारत में हुई है, हिंदुस्तान में हुई है। हिंदुस्तान में 0 से लेकर 9 तक के अंक खोजे गए तो इन्हें कह दिया गया हिंदसा। जब ये अरब साइड, यूरोप साइड में जाते हैं तो वहां जाकर के इनको कहा जाता है हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर मतलब कि भारत और अरब की जो संख्या है उनको कह दिया गया हिंदू अरबिक नंबर। ये आए कहां से, ये आई है सर इंडिया से। और इंडिया में 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं, हिंदसा कहते हैं। पहली बात तो ये 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को भारत में क्या कहते हैं, हिंदसा। क्यों, क्योंकि इन्हें इंडिया में खोजा गया। ये एक बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हिंदसा कहा जाता है इन सब ग्रुप को। ये 10 अंकों का एक ग्रुप होता है। कितने अंक होते हैं टोटल, टोटल जो अंक हैं वो हैं 10, और 10 अंकों का जो एक ग्रुप है 0 से लेकर 9 तक, इसको कहते हैं हिंदसा। ठीक है, आगे बात करते हैं संख्या। तो वही सर, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर के यदि लिख दिया जाए तो संख्याएं बनती हैं।
0 से 9 तक तो अंक है, 9 से ऊपर आप चलिए, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 1500 है, 1700 है, ये सब क्या है, संख्याएं। मतलब 2 या 2 से अधिक अंक लिख दिए जाए तो क्या बनती है, संख्याएं बनती है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। संख्या पद्धति की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक के अंकों को हिंदसा कहा जाता है, और जो हिंदसा है वो अरब साइड में गए हिंदू अरबिक नंबर कहलाए। और हिंदसा को आप याद रखेंगे कि कुल कितने अंक हैं, 10 अंक, इनको हिंदसा कहते हैं। और संख्या क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर के क्या बनती है, संख्या बनती है। सर 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। अब बात करते हैं अपन संख्या की। देखिए ये जो संख्या है, इस संख्या को सर हमने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट। कितने पार्ट्स कर लिए, 3 पार्ट कर लिए, 3 हिस्से कर लिए संख्या के। पहला जो हिस्सा संख्या का आता है, ठीक है, वो है, हम कह देंगे उसको वास्तविक संख्या, जिसको हम कह देते हैं रियल नंबर। ठीक। दूसरा जो पोर्शन हमारे पास आता है वो आ गया, मान लीजिए आपका काल्पनिक। काल्पनिक संख्या मतलब कि इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। और थर्ड आता है सर जी सम्मिश्रित, एक मिनट, सम्मिश्रित संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, तो ये हो गया 3 पोर्शन, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्रित संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्रित संख्याएं। अब बात करते हैं सर किसमें क्या क्या है और कैसे कैसे अपन डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, पहली बात तो ये कर लेते हैं काल्पनिक संख्या क्या है। देखिए वे संख्याएं जिन्हें आयोटा द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आयोटा द्वारा, मतलब ऐसे दर्शाया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 3i, 5i, 6i, है ना, इस हिसाब से, या फिर 7i ले लिया। अब ये i क्या होती हैं, तो सुन लीजिए, i को बोलते हैं आयोटा। आयोटा द्वारा दर्शाई जाने वाली संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं रूट में आने वाली वे सभी संख्याएं जो नकारात्मक होती है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5 किस में आ गया सर, रूट में आ गया। -7 किस में आ गया, रूट में। तो ये जो रूट में आने वाली ऋणात्मक संख्याएं ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं सम्मिश्रित संख्या क्या है। तो सम्मिश्रित संख्या वो सुन लीजिए, जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को एक साथ लिख देते हैं, जैसे 5 + √-7, ठीक है, तो ये जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या एक साथ लिखी जाती है वो कहलाती है सम्मिश्रित संख्याएं। ठीक है, तो याद रखिए वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिखा जाता है, सम्मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्या जिन्हें आयोटा द्वारा दर्शाया जाता है, जो ऋणात्मक घनमूल में पाई जाने वाली संख्या है, सॉरी वर्गमूल में, ऋणात्मक वर्गमूल में पाई जाने वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। चलिए अब देखिए कंपटीशन की अगर हम बात करें तो काल्पनिक संख्याओं का यूज नहीं होता है सर कंपटीशन में। इमेजिनरी नंबर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में काम आएंगे आपके लिए, लेकिन 12th में भी है, लेकिन जो काल्पनिक संख्या है वो कंपटीशन में कहीं यूज नहीं आ रही है। कंपटीशन में यूज आती है ओनली ऑन वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। वे सभी संख्याएं जो अंकगणितीय संक्रिया करने के काम आती हैं, वो सभी संख्याएं जो अंकगणितीय संक्रिया करने के काम आती हैं वो कहलाती हैं सर वास्तविक संख्याएं। जैसे तो सुन लीजिए, वास्तविक संख्याओं में वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी जो भी आप रियल लाइफ में प्लस माइनस जोड़ सब कुछ करने के लिए काम में लेते हैं, अंकगणितीय संख्याएं करने के काम में लेते हैं, काल्पनिक को छोड़ करके। जैसे तो वास्तविक संख्या का अगर मैं आगे डिवाइड, आगे देखिए आगे ना करके मैं यही लिख देता हूँ क्या क्या इसमें आ जाता है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या, फिर आपका आ गया पूर्ण संख्या होल नंबर, फिर आपका आ गया मान लीजिए सम संख्या, फिर आपका आ गया इसमें विषम संख्या, फिर आपका आ गया परिमेय संख्या, ठीक है, फिर आपका आ गया अपरिमेय, ठीक है, फिर आपका आ गया भाज्य संख्या, अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर, फिर आपका आ गया सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, फिर इसी में आपका पूर्णांक आ गया। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक दोनों प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आ गए, है ना। जीरो, जीरो, हाँ जीरो का आपको याद रखना है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, और ऋणात्मक जितनी संख्याएं हैं ये बातें भी आपको याद रखनी है, -4, -2, -6, -8, ये जो संख्याएं हैं जो ऋणात्मक है, वो ऋणात्मक संख्याएं कभी भी सम नहीं होती, ना विषम होती हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। हाँ, यदि 4 होता, केवल 4 होता तो ये सम संख्या है, लेकिन -4 सम नहीं है सर, ये भी याद रखना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर -4 आ गया सम है, नहीं है सर। -6 आ गया सम है, नहीं है सर। पॉइंट में कोई संख्या आ गई 13.84 सम है क्या सर? नहीं है, नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, 13.84 सम नहीं है, दाशमिक संख्या है, डेसिमल नंबर है। वही -4, -2, -6 सम नहीं है, पूर्णांक है, इंटीजर है, वो भी नेगेटिव इंटीजर। सम संख्याएं क्या है? सम है 2, 4, 6। और वैसे ही परिभाषा लिखते हैं ना अपन कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। और दूसरी बात, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सर जी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसका मतलब 2 से छोटा तो कोई सम होता ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो 0 सम है? नहीं है सर। 1 सम है? नहीं है। -2, -4, -6, -8 सम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे परिवार में छोटा जो सदस्य है वो है 2, और 2 से छोटी कोई सम संख्या है नहीं, तो 2 से छोटी जितनी संख्या है कोई भी सम नहीं है। याद रखिए, सब पूर्णांक में आएंगी। ठीक है, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है, ना कि सम है। तो आपको यहाँ 2 बातें और मैंने बता दी कि एक तो माइनस में आने वाली कोई भी संख्या जैसे -2, -4, -6 सम नहीं होती। एक पॉइंट में आने वाली कोई भी संख्या सम नहीं होती। इसी तरह आपको याद रखना है 0 भी ना तो सम है और ना ही विषम है, इंटीजर है, पूर्णांक है। चलिए, पूर्णांक के बाद अपन बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड भी 2 प्रकार के होते हैं सर, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। भाज्य और अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए फिर अपन बात करेंगे। देखिए, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, सम, विषम, प्रमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य हो गई, पूर्णांक हो गए, गुणनखंड हो गए, है ना। ये सारी संख्याएं जो हैं ये सब किस में आ जाती हैं? रियल नंबर में आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में। इसके अलावा देखिए, जैसे आपकी दाशमिक संख्याएं हो गई, दाशमिक संख्या, डेसिमल नंबर जिनको अपन कहेंगे, वो हो गई। इसमें भी फिर आगे चलेंगे शांत अशांत वाला पोर्शन, तो ये सब। तो याद रखिए, अगर गणित आपको पढ़ना है, अगर आपको गणित पढ़ना है तो पहले गणित का ये पढ़ना पड़ेगा, जो है संख्या, नंबर है, संख्याएं हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी। और संख्याएं 3 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ये सारा पोर्शन, वास्तविक का आगे फिर डिफाइन होता है। इसमें एक तो होती है डेसिमल, एक होता है पूर्णांक। चलिए इसको अपन डिफाइन करेंगे आगे, फिलहाल तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी वास्तविक में। आगे काल्पनिक संख्याएं, वे संख्या जिन्हें आयोटा द्वारा दर्शाया जाता है, 3i, 5i, 7i जैसे ऋणात्मक वो संख्याएं जो रूट में लिखी होती हैं, वो सभी क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्याएं। थर्ड पोर्शन, सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्रित संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिक्स करके लिखते हैं, तो वो कहलाती है सम्मिश्रित संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने काल्पनिक संख्याएं काम में नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में कहीं भी काल्पनिक संख्याएं काम में आती नहीं है। ठीक है, काल्पनिक के अलावा अपने सेकंड बात की सम्मिश्रित संख्याएं, वो भी काम में नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। अब देखिए, हम रियल नंबर का डिवाइडेशन करते हैं सर जी। वास्तविक संख्याओं को हमने यहां से बांट दिया 2 पार्टों में। कितने पार्टों में बांट दिया? 2 पार्टों में। एक हो गया हमारा डेसिमल नंबर, दाशमिक संख्या मतलब डेसिमल नंबर हो गए। ठीक है सर। डेसिमल नंबर के अलावा एक अपना इधर, एक मिनट, देखिए आगे बात करते हैं। डेसिमल नंबर के अलावा और क्या है? तो दाशमिक संख्या हो गई एक अपना पोर्शन हो गया, दूसरा पूर्णांक। 2 चीजों में हमने इसे यहां से बांट दिया। अब डेसिमल नंबर, दाशमिक संख्याओं की बात करेंगे तो दाशमिक संख्याएं होती हैं सर 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं दाशमिक संख्याएं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, दाशमिक जो संख्याएं होती हैं, डेसिमल जो नंबर होता है, नंबर 1 होती है शांत। क्या होती है? शांत।
शांत दार्शनिक संख्याएं, और नंबर 2 पोर्शन आता है सर जी अशांत दार्शनिक संख्याएं। शांत जो शांत बैठा रहे, अशांत जो ऊधम मचाए, है ना, जो चंचल हो, जो डिस्टरबेंस पैदा करे, वो कहलाता है अशांत। अब देखिए कैसे, सुन लीजिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने 8 में दिया 5 का भाग, 8 डिवाइड बाई 5। 8 में मैंने 5 का दिया, 5 एकम 5, बचा कितना 3, आगे नहीं जा रहा है, पॉइंट लग गया, बढ़ गई 0, 5 छेंगे 30, बचा कुछ नहीं, केवल 0। क्या भाग की संक्रिया पूरी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई सर। दशमलव के कुछ संख्या बाद तक, पॉइंट के कुछ संख्या बाद तक यदि भाग की संक्रिया पूरी हो जाए तो ये क्या हो गई? ये हो गई सर जी शांत। क्या हो गई ये हो गई शांत। अब अशांत क्या होगी? अशांत सुन लीजिए, मैंने 10 में दे दिया 3 का भाग, 3 एकम 3, सॉरी तनामतिया 9 आ गया, बचा कितना 1, लगा पॉइंट बड़ी 0, तनामतिया 9 बचा 1, लगा पॉइंट बड़ी 0, तनामतिया 9 बचा 1 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 बड़ी 0, तनामतिया 9। बताइए क्या ये कभी समाप्त हो पाएगा? क्या भाग की संक्रिया कभी समाप्त होगी, कभी खत्म हो पाएगी भाग की संक्रिया? नहीं हो पाएगी। और जब नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब ये डिस्टरबेंस कर रहा है, इसका मतलब ये ऊधम मचा रहा है, डिस्टरबेंस कर रहा है, और डिस्टरबेंस कर रहा है तो ये क्या है? ये है अशांत। क्लियर? शांत जब भाग की संक्रिया, जब किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाए और दशमलव के कुछ संख्या बाद तक वह पूर्णांक पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शांत है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो और भाग की संक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, भाग की संक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, तो वो कहलाता है अशांत। तो शांत और अशांत मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं शांत और शांत के बाद क्या क्या है। अब शांत का तो मैंने उदाहरण आपको दे दिया, 2.461, 1.234, 3.4598, ये शांत है। पॉइंट के कुछ संख्या बाद तक यदि डिवाइडेशन हो जाए तो क्या है? शांत। अशांत, अब अशांत है जैसे मैंने उदाहरण आपको अभी दिए, 2.3333 डॉट 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 अनंत, 6.141414 डॉट 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 अनंत, 2.34567819 डॉट 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 अनंत, ये हो गया। अब अशांत जो है, देखिए शांत तो यही खत्म हो गया, शांत तो समाप्त हो गया। अब अशांत के दो पार्ट चलते हैं। अशांत के कितने हिस्से चलते हैं सर? 2 हिस्से। कौन कौन से? एक तो हिस्सा इसका होता है आवृत्ति, ठीक है, और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति। अब आवृत्ति और अनावृत्ति में क्या है वो सुन लीजिए। आवृत्ति मतलब होता है किसी चीज का बार बार रिपीटेशन होना, बार बार पुनरावृत्ति होना। यदि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे कहेंगे अपन आवृत्ति। अनावृत्ति सेम उल्टा है, जो चीज बार बार रिपीट नहीं हो वो अनावृत्ति है। जैसे सर देखिए ये वाला अपन एग्जांपल लेते हैं, ये आवृत्ति का है, 2.333333 अनंत तक। यहाँ 3 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो ये आवृत्ति हो रही है। दूसरा है 6.141414, यहाँ 14 रिपीट हो रहा है बार बार अनंत तक, तो ये क्या है? आवृत्ति है। बात करें अनावृत्ति की, अनावृत्ति क्या है तो सुन लीजिए, जब बार बार रिपीटेशन नहीं होगा वो अनावृत्ति है। जैसे नीचे वाला एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पर, 2.34567819 डॉट 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 अनंत। क्या रिपीटेशन हो रहा है क्या किसी चीज का? नहीं हो रहा, तो ये अनावृत्ति। ये तो हो गए आपके वास्तविक संख्याओं में दार्शनिक संख्याएं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर की हम बात करें तो दार्शनिक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। शांत जिनमें भाग की संक्रिया जल्दी समाप्त हो जाती है, पॉइंट के कुछ संख्या बाद तक, वो कहलाती है शांत। अशांत जब भाग की संक्रिया अनंत काल तक जारी रहती है तो वो अशांत कहलाती है। और अशांत के 2 पार्ट हैं, आवृत्ति और अनावृत्ति। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाने की जो गति है, जो स्पीड है पढ़ाने की, वो थोड़ी सी तेज है, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। एक बार स्लो कर लोगे तो थोड़ा आराम से समझ में आती रहेंगी चीजें। पढ़ाने की गति हो सकता है मेरी थोड़ी सी तेज हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आवृत्ति और अनावृत्ति, है ना।
ये तो हो गया आपका एक पोर्शन दार्शनिक संख्या। अब पूर्णांक की बात करते हैं। क्या है सर पूर्णांक? पूर्णांक कहलाते हैं सर आपके वे सभी संख्याएं जिन्हें माइनस और प्लस, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, वो पूर्णांक कहलाते हैं। जो 0 से लेकर अनंत तक है सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक का यहां से देखिए डिवाइडेशन क्या है। पूर्णांक में आई 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। तो देखिए अब ये हमारा हो गया इंटीजर, पूरा की पूरा क्या हो गया इंटीजर। अपन डिवाइडेशन कर देते हैं यहां से। ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला 1 2 3 4 ये हो गए अपने धनात्मक पूर्णांक हो गए सर। कौन से पूर्णांक है ये? धनात्मक पूर्णांक। इधर वाला जो ये पोर्शन है हमारा, ये हमारा हो गया सर ऋणात्मक पूर्णांक। बचा क्या? 0। 0 न्यूट्रल है। 0 क्या है? न्यूट्रल है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो इसका मतलब 0 क्या है? 0 है न्यूट्रल, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब सुनिए, अब जो आपकी सम या विषम संख्याएं हैं वो आ जाती हैं धनात्मक पूर्णांकों में। सम संख्या या विषम संख्या किस में आती हैं? धनात्मक पूर्णांक में आ जाती हैं। आपकी प्राकृतिक संख्या किस में आती हैं? धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में यदि क्या जोड़ दिया जाए? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 0 जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए अपन आगे और बात कर लेते हैं। पूर्णांक चल रहे थे अपने, है ना। पूर्णांक में हमने 2 पोर्शन कर लिए, एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। बीच में रह गया अपना 0। 0 क्या है? न्यूट्रल है। चलिए आगे चलते हैं सर। तो आगे बात करते हैं सम संख्याएं। सम पूर्णांक में आती हैं, विषम संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं सब किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं, इंटीजर में आती हैं। देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन बात कर रहे हैं। जैसे हमने लिया सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, ये सब पूर्णांक में ही चल रहा है अब, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे देखिए आप सबको पता है पहले से सारी चीजें, एक बार सारी चीजें रिपीट कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं 1 से और खत्म होती हैं अनंत पर। 1 से लेकर के अनंत तक आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट सर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण जो संख्याएं होती हैं होल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं सर? देखिए यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांकों में यदि हम 0 को भी ऐड कर दें, मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, यदि धनात्मक पूर्णांक में हम 0 को भी ऐड कर दें तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे हम कह सकते हैं कि सर 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक आने वाली संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक आने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या प्लस ZERO 0। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 बढ़ा दिया जाए या 0 को जोड़ दिया जाए तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? इसके अलावा बात करें सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्याएं सभी को आती हैं सर, इवन नंबर सभी को आते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम ऐसे कह लें, वे नंबर्स जिनकी अंतिम डिजिट, जिनकी लास्ट जो अंक है, अंतिम जो डिजिट है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो कहलाती हैं सम संख्याएं। बस आपको याद क्या रखना है, सुन लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास कितनी है? 2। ये मैंने लिखा है नहीं कि 0 सम है, मैंने लिखा है वो संख्या जिनका अंतिम अंक, जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो कहलाएंगी सम संख्याएं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या है सर? 2। अब 2 से छोटा 0 सम है क्या? नहीं है। 1 सम है क्या? नहीं है। -2 नहीं है। -4
-6 नहीं है, -8 नहीं है। तो याद रखना माइनस में आने वाली संख्याएं भी सम संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। केवल सबसे छोटी सम संख्या, मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई परिवार है, उस परिवार में आगे पूछा साहब आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है, और मान लीजिए मैं किसी की ओर अभी कह दूं इशारा करके कि भाई देखिए ये हमारी भतीजी है और ये मान लीजिए 4 साल की है, तो इसका मतलब परिवार में सबसे छोटा सदस्य 4 साल का, उससे छोटा कोई नहीं है। सेम यही स्थिति है, यहां भी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 सम संख्या है जो सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई भी संख्या सम नहीं है सर। चलिए इसी तरह आपको पॉइंट वाली संख्याओं का मैं पहले ही बता चुका हूं, और एक बार बता देता हूं कि अगर आ गया 13.84 या 267.859 है ना, ऐसी कोई भी संख्या क्या नहीं होती, सम नहीं होती, ये दार्शनिक संख्याओं में चली जाती है। अभी मैंने कराया था डिवाइडेशन वास्तविक संख्याओं का, एक तो होता है प्राकृतिक आपका पूर्णांक वाला पोर्शन इंटीजर वाला, और एक होता है डेसिमल। तो ये कहाँ चली गई, ये चली गई डेसिमल नंबर में। पॉइंट वाली सभी संख्याएं दार्शनिक संख्याएं होती हैं, दार्शनिक में चली जाएंगी। अब यहाँ कौन सी बची, यहाँ बची जिनमें पॉइंट नहीं आता, पॉइंट नहीं आता उसमें भी सम हो गई। अब देखिए नंबर 4 विषम नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर की बात कर लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी विषम संख्या सर। वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, ठीक है। वही कहानी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी सर, 1। क्या 1 से छोटी कोई विषम नहीं है, नहीं है सर। क्या 0 विषम नहीं है, 0 नहीं है सर। क्या पॉइंट की कोई संख्या विषम नहीं है, वही कहानी आ रही देख लीजिए। मैं कहूँ 0 विषम है, नहीं है सर। -1, -3, -5 विषम है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, अगर बात करें 1.14.5321, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सर, विषम उंची विषम है क्या, नहीं है। किसमें चली गई, सबकी सब संख्याएं ये पॉइंट वाली चली गई डेसिमल में, डेसिमल नंबर्स में, दार्शनिक संख्याओं में। इधर ये वाली तो मैंने कह दिया सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, 1 से छोटा 0, 1, -1, -3, -5, ये भी विषम नहीं है। क्लियर है। चलिए आपका ये होगी प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम हो गई। बात करते हैं सर भाज्य और अभाज्य संख्याओं की, वो और मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए नंबर 5 में ले लिया भाज्य संख्या, और नंबर 6 में यहां ले लेता हूं अभाज्य संख्या। ठीक है सर। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। अब देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, बात कर लेते हैं। अगर हम बुक की बात करें तो बुक की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन समझ में आती नहीं है। उसमें दे रखा है कि भाई वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक होंगे तो ये हो जाएगी और 2 हैं तो वो हो जाएगी। हम एक सीधी सीधी एक डेफिनेशन लेके चलते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं, नाम से पता चल रहा है भा का मतलब भाग, जय का मतलब जाए, भाग जाए, किस में जाए साहब, संख्या में जाए, किन का जाए, 2 से अधिक का जाए। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, द नंबर विच हैज डिवाइड मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर,
अर्थात वे संख्याएं जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए या वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अभाज्य की। एक बार थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ का मतलब हिंदी में क्या होता है? नहीं। भा का मतलब भाग, ज्या का मतलब जाए, अर्थात भाग नहीं जाए। किसका? दो से अधिक का। किसका भाग नहीं जाए? दो से अधिक का। इसका मतलब वे संख्या जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाए, वे संख्या जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाए। अब सुन लीजिए सर, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमें यहां याद रखना है वे संख्याएं जिनमें कितनी? दो से अधिक का भाग जाए। दो से अधिक का भाग जाए तो भाज्य, भाग जाए मतलब भाज्य, और दो से अधिक का भाग नहीं जाए तो किनका जाएगा? केवल दो। जिसमें केवल दो का भाग जाए मतलब दो से अधिक का भाग नहीं जा रहा है तो अभाज्य। भाग जाए तो भाज्य, नहीं जाए तो अभाज्य। किसका भाग जाए और किसका नहीं जाए, एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया उदाहरण के लिए 10, भाग दिया, एक का भाग सब में जाता है भाई, एक का भाग खुद में जाता है, सब में जाता है एक का भाग। चलिए, एक के अलावा स्वयं खुद सेल्फ खुद संख्या ऐसी होती है जिसमें उसका भाग जाता है, तो 10 में एक का जाएगा और 10 का जाएगा, इन दो का तो जाएगा ही जाएगा, एक का और 10 का। क्या किसी और का जा रहा है क्या सर? देखना, हाँ सर जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। क्या दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है क्या? अगर दो से अधिक संख्याओं का, देखिए दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो भाग जाए मतलब भाज्य। जैसे 45 एक का जा रहा है सर, 45 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है? जा रहा है सर, 5 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 3 का। क्या दो से अधिक का जा रहा है? जा रहा है। दो से अधिक का जा रहा है तो भाज्य, भाग जाए। दो से अधिक का जा रहा है तो भाग जाए। सर 50, सर एक का जा रहा है, 50 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 25 का जा रहा है। क्या दो से अधिक का जा रहा है? जा रहा है तो भाज्य, भाग जाए मतलब भाज्य। सर 51, सर एक का जा रहा है, 51 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है क्या? जा रहा है सर, किसका जा रहा है? 17 का जा रहा है सर, जा रहा है नहीं जा रहा है? 3 का जा रहा है सर, जा रहा है। तो देखिए, क्या दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो भाज्य। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 17, सर एक का गया, 17 का गया, क्या किसी और का जा रहा है क्या? देखिए नहीं जा रहा सर, एक का और 17 का जा रहा है, किसी का नहीं। अब जब भाग नहीं जा रहा है, क्लियर क्लियर पता चला, देखिए भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। नहीं जाए भाग तो क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य। जैसे मैंने ले लिया 2, 2 में एक का, 2 का जाता है, किसी का जाता है? नहीं जाता, अभाज्य है। 3, एक और 3 अभाज्य है। 5, एक और 5 अभाज्य है। सर मैंने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए 23, एक और 23, और किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा सर। मैंने यहाँ पे ले लिया 29, एक का जा रहा है, 29 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा है सर। मैंने यहाँ पे ले लिया 57, एक का जा रहा है, 57 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है क्या? बताइए। चलिए इधर देख लीजिए, देखिए हर कोई गलती करता है, मैंने भी गलती की, कॉमा लगा रखा है, मतलब आगे जाएगा, जाएगा जाएगा तो किसका जाएगा? देखिए 19 का जा रहा है, 19 30 57, ठीक है। तो देखिए दो से अधिक का भाग जा रहा है, जैसे ही भाग जा रहा है तो भाज्य, जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। बोलिए बात समझ में आई? भाग जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। भाग जा रहा है तो भाज्य है, नहीं जाए तो अभाज्य है। देखिए जरा, एक मिनट, यहां मैंने ले लिया, समझ गए होंगे शायद आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया और 30, एक का जा रहा है, 30 का जा रहा है, किसी और का जा रहा है? जा रहा है सर। 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 15 का जा रहा है। सर दो से अधिक का भाग जा रहा है, इसका मतलब 30 क्या है? भाज्य। ठीक है। अब बात आती है एक की, एक क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए चलिए, एक क्वेश्चन आया सर, एक क्या है? एक, एक क्या है? हम अगर अपनी परिभाषा की बात करें, हमने एक में भाग दिया, किसका गया? एक का। किसी और का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जब किसी और का भाग नहीं जा रहा है तो देखिए, एक में भाग गया एक का, क्या इसमें दो संख्याओं का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब केवल दो संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य तो नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
क्या 2 से अधिक का भाग जा रहा है? क्या 2 से अधिक का जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये भाज्य भी नहीं है। एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक क्या है सर? सर एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है, एक विषम संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है मेरी बात? शायद आप लोग समझ गए होंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सर इधर देख लीजिए, यूपी प्लस में लास्ट टाइम सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, है ना। यहाँ काउंटिंग में से प्रश्न कई बार बन जाते हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक जो कुल अभाज्य संख्या है, कुल अभाज्य संख्या आपको कम से कम आनी चाहिए, और ये है टोटल 25 कितनी है सर? 25 है। याद रखना है आपको, 1 से लेकर के 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है सर 15, और सॉरी 51 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं 10। इधर तो है 10, इधर है 15। 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है 15, और 51 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं 10। अब देखिए 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं 15, इनका भी डिवाइडेशन है 2 पार्टों में, 9 प्लस 6 में। कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में, 9 और 6। 9 कहां तक है वो सुन लीजिए। 1 से लेकर 25 तक की यदि अभाज्य संख्याओं की बात की जाए, 1 से लेकर के 25 तक की अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो कितनी है सर? 9। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है सर? 9। और यदि बात की जाए सर 26 से लेकर 50 तक, तो 26 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है सर? 6। 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याएं 9 होती है, और 26 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं 6 होती है। टोटल हो गई 9 और 6 कुल 15। कितनी हो गई अभाज्य संख्याएं? 15। तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15 है सर। 51 से 100 की बात कर लेते हैं, तो इसकी भी 2 डिवाइडेशन है सर। क्या क्या है? 6 और 4। 6 और 4 मिली तो कितना हो गया? 10 हो गया। 6 और 4 मिली तो कितना हो गया? 10 हो गया। इसके भी 2 डिवाइडेशन है। देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ 6 की अगर बात करें तो 51 से लेकर 75 तक 6 है, और सर जी 76 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। 51 से लेकर 75 तक 6 हैं, और 76 से लेकर 100 तक कितनी है? 4 संख्याएं हैं। यूपी प्लस लास्ट टाइम वाले एग्जाम में पूछा गया था, बताइए 51 से लेकर के और 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 6 होती हैं सर। ठीक है, चलिए यहां तक हमने कवर कर लिया है। गणित की हमने स्टार्टिंग की, गणित को पार्टों में बांटा। क्या क्या पार्टों में बांटा, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं आपको सारी चीजें। देखिए हमने मैथ लिया, गणित लिया, और गणित को डिवाइडेशन कर दिया। पहला पार्ट था हमारा अंक गणित, ठीक है। दूसरा पार्ट था अंक गणित के बाद बीज गणित, फिर बीज गणित के बाद हमने पढ़ा रेखा गणित, और रेखा गणित के बाद पढ़ा हमने एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम लेंगे त्रिकोणमिति, टॉपिक है ना, त्रिकोणमिति ले लेंगे। त्रिकोणमिति के अलावा आपका जैसे देखिए बीज गणित का भी पूरा पोर्शन अपन एडवांस मैथ से ही पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में ही बीज गणित वाला पोर्शन ले लेंगे। त्रिकोणमिति इसी में आ गया, बीज गणित इसी में आ गया, ज्यामिति है ना, ज्यामिति इसी में आ गया। इसके अलावा क्षेत्रमिति और ज्यामिति, ये दोनों रेखा गणित, एक मिनट सॉरी, है ना, ये क्षेत्रमिति और जो आपका ज्यामिति वाला पोर्शन है ये किसका है? ये रेखा गणित का है। क्षेत्रमिति ज्यामिति रेखा गणित में आ जाएगा। एडवांस मैथ में आपका त्रिकोणमिति और बीज गणित, 2 टॉपिक एडवांस मैथ में आ जाएंगे। बाकी आपका क्षेत्रमिति ज्यामिति है ना, आयतन वगैरह, घन घनाभ, गोलन, गोला बेलन शंकु वगैरह, आयतन हो गया, 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए आपके, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु और संधिबाहु। उसके अलावा 5 प्रकार के चतुर्भुज हैं। वो सारा जो पोर्शन है, उनकी जो प्रमेय है, व्रत वगैरह है, वो सब आ जाएंगे रेखा गणित में। तो क्षेत्रमिति और ज्यामिति 2 पार्टों में हमने रेखा गणित को यहाँ से बांट लेंगे। ये 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, और एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति और बीज गणित को पढ़ लेंगे, और अंक गणित तो आपका चलेगा ही। ठीक है, और अंक गणित में हमने पढ़ा था यहाँ से पहला जो टॉपिक था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहले हमने बात की 0 से लेकर 9 तक के अंक क्या कहलाते हैं? हिंदसा कहलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक अंक, 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर के क्या बनाते हैं साहब? संख्याएं बनाते हैं। आगे चलते हैं। संख्याएं 3 पार्ट करवाए थे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्रित संख्या। वास्तविक और काल्पनिक को जब मिलाकर के लिखा जाता है तो वो कहलाती है सम्मिश्रित संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें आयोटा द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ये पोर्शन हो गया। ठीक है,
वास्तविक संख्याओं में बाकी सब आ जाती हैं। वास्तविक को हमने फिर दो भागों में बांट दिया, जो हमारी वास्तविक संख्या है इनको हमने बांट दिया दो भागों में, दार्शनिक संख्याएं और पूर्णांक। दार्शनिक हो गया शांत अशांत, आवृत्ति और अनावृत्ति, और पूर्णांक हो गए अपने ऋणात्मक धनात्मक और न्यूट्रल। ठीक है, अब जो धनात्मक पूर्णांक था उसमें आ गई प्राकृतिक संख्याएं, आ गई पूर्ण संख्याएं, आ गई पूर्ण संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ जीरो और जोड़ दिया गया है। क्षम संख्याएं हो गई, विषम हो गई। फिर आज हमने बात की थी भाज्य और अभाज्य की। चलिए आगे, ये सारा पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है, आगे की बात करेंगे यहाँ से आगे की कल। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और हम यहाँ से वो लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें, और हम उन्हें अच्छे से अच्छा, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, राम राम साहब, ओके, बात करेंगे अगली वीडियो में।